इकोनॉमिक्स का लेक्चर 2 में जो हमारा टॉपिक है वो है परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कंपटीशन, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता। तो सवाल ये होगा कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है ना। आंसर क्या होगा? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है। एक ऐसा मार्केट जहां पर खरीदने वाले और बेचने वालों का संख्या बहुत ज़्यादा होता है, और इस तरह के मार्केट में कोई भी एक खरीदने वाला या बेचने वाला व्यक्तिगत रूप से बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा खरीदने वाला है, इतना ज़्यादा बेचने वाला है कि कोई भी किसी भी वस्तु का दाम निर्धारित नहीं कर सकता। जैसे मान लो, सपोज दैट, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? 3 फ्रूट सेलर्स हैं, है ना, फल बेचने वाले हैं 3, और तीनों फल बेच रहे हैं। एक ही तरह का फल, एक ही तरह का गुण वाला, क्वालिटी वाला, रंग वाला, आकार वाला, सब फल एक ही तरह का है। फल बेचने वाले जो विक्रेता हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लाइन से लगा हुआ है फल बेचने के लिए। खरीदने वाला जो कस्टमर है उनकी संख्या भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा। और आप जाके किसी फल विक्रेता को बोलोगे कि इस फल का दाम कितना है, तो जितना दाम ये बोलेगी उतना दाम ये बोलेगा, उतना दाम ये बोलेगा, ठीक है। आप बोलोगे कि इतना में दे दीजिए, तो ये बोलेगा नहीं हो पाएगा, आप दूसरा दुकान देख लीजिए। इसके पास जाओगे, इतना में दे दीजिए, ये भी बोलेगा नहीं हो पाएगा, आप दूसरा दुकान देख लीजिए। यानी ये दाम निर्धारित, आप दाम कम नहीं करा सकते, है ना। हाँ, कोई जान पहचान का आपको फ्री में दे दिया वो अलग बात है, लेकिन आप दाम कम नहीं करा सकते। और ना ही ये दाम बढ़ा सकती है या ये दाम बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर ये दाम बढ़ा देगा तब आप इसके पास से थोड़ी लोगे, बगल में तो बहुत सारा दुकान है, आप कहीं से भी ले लोगे, है ना। तो ना खरीदने वाला दाम कम करा सकता है, ना बेचने वाला दाम बढ़ा सकता है। किसमें होता है? परफेक्ट कंपटीशन में। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या, इसका विशेषता अगर हम लोग देखें परफेक्ट कंपटीशन का, तो क्या होगा? क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, खरीदने वाले और बेचने वाले संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में बहुत खरीदने और बेचने वाले होते हैं। ये जो परफेक्ट कंपटीशन है, इसमें खरीदने वालों की संख्या और बेचने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे खरीदार होने की वजह से कोई भी अकेला खरीदार वस्तु का मूल्य कम या ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत सारे विक्रेता होने की वजह से अकेला विक्रेता वस्तु की कीमत पर नियंत्रण नहीं कर सकता। बहुत सारे बेचने वाले हैं, बहुत सारे खरीदने वाले हैं, तो दाम ये लोग निर्धारित नहीं कर सकता। हम लोग आगे का टॉपिक को देखते हैं कि इसका पूर्ण जो प्रतियोगिता है इसका और क्या क्या विशेषता है। सबसे पहला क्या बोले? क्रेता की संख्या, क्रेता और विक्रेता की संख्या, है ना। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा, विक्रेताओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा। दूसरा विशेषता क्या है कि वस्तुएं समरूप होती है। इस परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी सामान होते हैं, सारे के सारे सामान एक जैसे होते हैं। सभी विक्रेता एक जैसी वस्तुएं बेचते हैं। वस्तु की गुणवत्ता, उसका क्वालिटी, उसका आकार, उसका रंग, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, एक जैसा वस्तु होता है। किसमें? परफेक्ट कंपटीशन में। और क्या होता है? फर्म का स्वतंत्र प्रवेश और निर्गमन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन, अगर कहीं पर मार्केट लगा हुआ है और वो एक ही तरह का सामान बेचा जा रहा है, तो वहां पर कोई भी अपना दुकान लगा सकता है और कोई भी अपना दुकान वहां से हटा सकता है। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, आप फ्री में एंट्री कर सकते हैं और फ्री में क्या कर सकते हैं? एग्जिट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाजार का पूर्ण ज्ञान, इस परफेक्ट कंपटीशन में सबको बाजार का पूरा ज्ञान होता है। बेचने वालों को पता होता है कि हम जो वस्तु बेच रहे हैं उसका एक्चुअल में कीमत क्या है, किस कीमत पर हम बेच रहे हैं। खरीदने वालों को भी पता होता है हमको क्या खरीदना है, इस वस्तु का कीमत कितना है। तो परफेक्ट कंपटीशन में खरीदने वाले और बेचने वाले को सब कुछ पता होता है। जैसे फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट एक परफेक्ट कंपटीशन है, वहां पर शेयर बेचा जाता है।
तो शेयर बेचने वाले और शेयर खरीदने वाले दोनों को पता है। शेयर बेचने वालों को पता है कि हम कितना दाम में बेच रहे हैं, शेयर खरीदने वालों को पता है कि हमको ये शेयर कितना में खरीदना है। बहुत कोई रिसर्च करता है ना, जब शेयर्स का जो दाम गिर जाता है तब बहुत कोई खरीदता है ना। तो इस तरह करके ये जब बढ़ रहा होता है तो बहुत कोई खरीदता है ना। सब अपना अपना सोच लेके आता है, तो पता रहता है कस्टमर को भी और जो शॉपकीपर हैं, दुकानदार है, उसको भी पता रहता है कि हमको कितना में बेचना है और कितना में खरीदना है। बात क्लियर है? देखो, अब देखे हैं हम लोग इसका 5 पॉइंट नंबर तो हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। बाजार का पूर्ण ज्ञान हो गया, इसको आप खुद से देखना। ये क्या है? मूल्य का निर्धारण। मूल्य का निर्धारण कौन करता है परफेक्ट कंपटीशन में? परफेक्ट कंपटीशन में मूल्य का निर्धारण सप्लाई और डिमांड के द्वारा होता है। कितना सप्लाई हो रहा है और कितना डिमांड है। क्या कोई एक व्यक्ति मूल्य का निर्धारण कर सकता है? तो आंसर होगा नहीं कर सकता है ना। जैसे सब्जी मंडी चले गए, वहां पर सब्जी का दाम कितना होगा वो डिपेंड करता है कि उस दिन कितना सप्लाई हुआ सब्जी का और कितना डिमांड आया। कभी कभी होता है कि सब्जी का सप्लाई बहुत कम होता है तो लोग दाम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। डिमांड ज़्यादा रहता है, सप्लाई कम, तो सबको चाहिए होता है, दाम बढ़ा दिया, जो उस दाम में खरीदेगा लेके जाएगा। कभी कभी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिमांड कम रहता है, मार्केट में दुनिया भर का सब्जी उतर गया लेकिन खरीदने वाला ज़्यादा नहीं है, तो दाम को घटाना पड़ेगा ताकि लोग लेके जाएं सब्जी। तो ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। देखो, एक छोटा सा हमारे पास अंतर है कि प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में क्या डिफरेंसेस है। अभी तो आप परफेक्ट कंपटीशन देखें, प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में क्या अंतर है, अब इसको देखो। प्योर कंपटीशन को बोलते हैं विशुद्ध प्रतियोगिता। प्योर कंपटीशन में 3 बातें होती है। सबसे पहला, बहुत सारे खरीदार और विक्रेता। आप बोलोगे परफेक्ट कंपटीशन में भी तो बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं, बेचने वाले होते हैं। प्योर कंपटीशन में क्या होता है, एक वस्तु का एक रूप होता है, एक ही तरह के वस्तु होते हैं। आप बोलोगे परफेक्ट में भी तो अभी पढ़े हैं, एक ही तरह का वस्तु बेचा जाता है। प्योर कंपटीशन में क्या होता है, फर्म का स्वतंत्र प्रवेश निर्गमन, कोई भी दुकान लग सकता है, हट सकता है। आप बोलोगे परफेक्ट में भी तो हम लोग पढ़े थे, कोई भी दुकान लग सकता है और हट सकता है। ये 3 जो पॉइंट आपको बताएं प्योर कंपटीशन, वो परफेक्ट में भी होता है। लेकिन परफेक्ट में इन तीनों के अलावा भी कुछ और होता है जो कि प्योर से उसको क्या बनाता है, परफेक्ट। तो परफेक्ट में इसके अलावा क्या होता है, मार्केट का ज्ञान होना, है ना। ये सब किस में आ जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शेयर बाजार या विदेशी मुद्रा बाजार, ये पूरी तरह से परफेक्ट कंपटीशन है क्योंकि यहां पर सबको पूरी जानकारी होती है सब चीज का। शेयर बाजार है ना, पूरा जानकारी होता है। अनाज या सब्जी मंडी परफेक्ट कंपटीशन जैसा है, लेकिन आप उसको पूरी तरह से परफेक्ट नहीं कर सकते। कभी कभी तो नया कस्टमर भी चल जाता है ना खरीदने के लिए, उसको ज्ञान वान नहीं है। नया दुकानदार भी आ गया, उसको ज्ञान नहीं है कितना में बेचना नहीं बेचना है, ऐसा कुछ होता है। तो प्योर कंपटीशन में लोगों को पूरी तरह से ज्ञान नहीं रहता है, बट परफेक्ट कंपटीशन में लोगों को उस चीज का पूरा क्या होता है, ज्ञान होता है। अब देखो, इसके बाद हम लोग देखते हैं मोनोपोली क्या होता है, एकाधिकार क्या होता है। मोनोपोली का मतलब एकाधिकार, यानी कि एक ऐसा बाजार स्थिति जहां किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है। एक ऐसा मार्केट जहां पर कोई सामान बेचने वाला सिर्फ एक है, एक व्यक्ति ही क्या कर रहा है, पूरा का पूरा सामान बेच रहा है, उस वस्तु का निकट सब्स्टिट्यूट नहीं है, और जो वो सामान बेच रहा है उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो वहां पर होगा मोनोपोली। तो मोनोपोली मतलब एकाधिकार। अगर एक व्यक्ति का अधिकार रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोपोली। जैसे भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे, हमें सर्विस कौन देता है, भारतीय रेलवे का, भारत सरकार। और रेलवे का पूरा कंट्रोल किसके पास है, भारत सरकार के पास। क्या रेलवे का कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है रेलवे जैसा? नहीं है। आप बोलोगे बस है, तो बस रेलवे जैसा थोड़ी ना ऑप्शन है। IRCTC, इसका मतलब क्या है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका भी अपने क्षेत्र में पूरा अधिकार है। प्राकृतिक गैस और बिजली कंपनी, बहुत सारे बिजली कंपनी होता है जिसका मोनोपोली होता है, अपना अकेला का अधिकार रखता है वो, है ना। गूगल,
गूगल भी मोनोपोली रखता है। सर्चिंग जो वेबसाइट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? गूगल। आज कुछ भी करना होता है आप क्या करते हैं? गूगल करते हैं। कोल इंडिया, भारत में कोयला निकालने के लिए, उसमें भी भारत सरकार का क्या है? मोनोपोली। तो ये सारे काम ऐसे हैं ना जहां पर आप इंटर करोगे तो बहुत पैसा लगेगा, अब बहुत सारे सर्टिफिकेट वगैरह दुनिया भर का चीज चाहिए, जिसके कारण कोई व्यक्ति इंटर कर भी नहीं सकता। इसलिए किसी ना किसी का यहाँ पर क्या होगा? मोनोपोली। जैसे इंडियन रेलवे, आप भारत में रेलवे चलाना चाहते हो कि मेरा एगो रेलवे चले, एगो ट्रेन चले, तो क्या आपको भारत सरकार रेलवे चलाने देगी? नहीं देगी। तो सिर्फ भारत सरकार ही चलाएगी, तो वहां पर इनका क्या है? मोनोपोली। कल को आपको मन कर रहा है कि अरे हम कोल इंडिया करते हैं ना, जगह जगह में कोयला का खदान बनाते हैं, तो क्या गवर्नमेंट खदान बनाने दे देगा आपको? नहीं। तो वहां पर सरकार का मोनोपोली। प्राकृतिक गैस निकालना है ना, जमीन के अंदर से नेचुरल गैस निकाल लेना है, तो क्या देगा निकालने? वहां पर सरकार का मोनोपोली है ना। देखो, एकाधिकार की विशेषता क्या है? एक विक्रेता होता है, वन सेलर। एकाधिकार बाजार में केवल एक विक्रेता होता है जो वस्तु को बाजार में बेचता है, एक ही सेलर्स होता है। एकाधिकार बाजार के विक्रेता को एकाधिकारी कहा जाता है। एकाधिकारी का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो आपको तो पता चल रहा है कि मोनोपोली में विक्रेता कितना है? एक। बेचने वाला कितना है? एक। और उसी का पूरा क्या है? कंट्रोल है। पूरा उसी का क्या है? कंट्रोल। दूसरा, निकटतम स्थानापन्न। स्थानापन्न का मतलब सब्स्टिट्यूट्स, वस्तु का भाव। और जो वो वस्तु बेच रहा है उसका कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, है ना। एकाधिकार बाजार में बेची जाने वाली वस्तु का कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, इससे वस्तु की बिक्री में कोई प्रतियोगी नहीं होता। अगर उसका सब्स्टिट्यूट्स रहे तब वहां पर कंपटीशन हो सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट्स नहीं है तो कहां से कंपटीशन होगा? अच्छा, एकाधिकार में जो सेलर्स होते हैं अपना दाम कितना भी रख सकता है। जैसे भारत सरकार रेलवे का टिकट कितना भी चढ़ा सकती है, कितना भी गिरा सकती है। उसके पास चूंकि कंपटीशन नहीं है तो कोई बोलने वाला नहीं है दाम इतना करो उतना करो, है ना। जहां पर दो चीजें होती है वहां पर दोनों में कंपटीशन चलता है। एक दाम कम करता है तो दूसरा को मजबूरी से कम करना पड़ता है। और जहां पर एक ही अकेला है फिर वो कुछ भी कर सकता, अकेला शेर है कि नहीं। देखो, उसके बाद क्या है? नई फर्म के प्रवेश पर प्रतिबंध। क्या मोनोपोली जिसमें है वहां पर कोई नया कंपनी इंटर कर सकता है? एकाधिकार बाजार में नई फर्म का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। नया कंपनी पूरी तरह से इंटर नहीं कर सकती। कोई भी फर्म या बाजार उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकता। इसमें कोई प्रतियोगी फर्म नहीं होता। फर्म ही अकेला वस्तु का उत्पादक होता है। एक ही उत्पादक है, बाकी दूसरा उसमें इंटर कर ही नहीं सकता। या यो कहिए कि आपको करने नहीं देगा, आपको नेचुरल गैस धरती से निकालने नहीं देगा, आपको पेट्रोल निकालने नहीं देगा, आपको कोयला निकालने नहीं देगा, है ना। मूल्य निर्धारक, प्राइस मेकर। एकाधिकार फर्म में और एकाधिकारी का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। जहां पर मोनोपोली होता है वहां पर एक कंपनी चाहे तो कितना भी सप्लाई कर सकती है। वह बाजार मांग को ध्यान में रखकर वस्तु का मूल्य क्या करती है? निर्धारित करती है। वस्तु के मूल्य में भी एकाधिकार का नियंत्रण होता है। अब जिसका मोनोपोली है वस्तु का दाम कितना रखे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो पूरा दुनिया में एक ही स्कूल है ना, और वो फीस लेके आपको पढ़ाता है तो दाम कितना रखेगा? बच्चा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अदर स्कूल उसके पास ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। जितना लेगा, जितना मांगेगा, पढ़ने का इच्छा रहेगा तो सब जाएगा, है ना। मूल्य विभेद। अच्छा, जो मोनोपोली करता है ना वो कभी कभी पता है मूल्य में डिस्क्रिमिनेशन भी करता है, विभेद भी करता है। जैसे भारतीय रेलवे सबसे एक समान टिकट नहीं लेता है, विकलांग से तो टिकट ही नहीं लेगा। मूल्य विभेद। अब आप ही नहीं कर सकते कि हमसे टिकट लिए, अगरा से काहे नहीं लिए। उसका मन हो किसी से ले किसी से ना ले, है ना। बच्चा का हाफ टिकट लगेगा, उसका मन वो हाफ टिकट ले। अगर कोई उसमें सर्विस कर रहा है तो उसको पास मिल जाएगा, फ्री में आना जाना करेगा। तो ये मूल्य विभेद होता है कहां पर? जहां पर मोनोपोली होता है वहां पर। एकाधिकारी विभिन्न क्रेताओं से अलग अलग मूल्य वसूलता है, ठीक है जी। विक्रय लागत की अनुपस्थिति। एकाधिकार में वस्तु बिक्री के लिए विज्ञापन और प्रचार आदि पर कोई खर्च करना नहीं पड़ता। जहां पर मोनोपोली होता है वहां पर किसी को किसी तरह का एडवर्टीजमेंट में खर्चा करने का जरूरत नहीं है। अकेला
अब ओकरा लिए कौन सी एडवर्टीजमेंट करेगा, क्योंकि वस्तु में कोई प्रतियोगिता नहीं होती है ना। अगर उसके पास उस वस्तु का जैसा कोई दूसरा वस्तु कोई बेच रहा होता है, तब उसको एडवर्टीजमेंट का जरूरत है कि मेरा सामान इससे अच्छा है, लेकिन आपका सामान तो उस जगह में एकलौता है, तो आपको एडवर्टीजमेंट करने का जरूरत नहीं है। अब देखो हम लोग देखते हैं क्या इस मोनोपोली को बांटा गया है, एकदम बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोपोली, तो मोनोपोली को दो बेसिस पर हम लोग बांट रहे हैं अकॉर्डिंग टू चैपमैन। चैपमैन ने क्या कहा मोनोपोली के बारे में, और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि मोनोपोली का क्या फंक्शन है ना। फंक्शन के बेसिस पर मोनोपोली को बांटते हैं, एक अधिकार को बांटते हैं। सबसे पहले चैपमैन के अनुसार कौन सा है, प्राकृतिक एकाधिकार, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और उन्होंने क्या कहा, वैधानिक एकाधिकार, ठीक है, इसको जरा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। प्राकृतिक एकाधिकार, वैधानिक एकाधिकार, सामाजिक एकाधिकार, एकीकरण एकाधिकार, ये चैपमैन के अनुसार है मोनोपोली। लेकिन फंक्शन के अकॉर्डिंग मोनोपोली क्या है, साधारण एकाधिकार, विभेदात्मक एकाधिकार, ये फंक्शन के बेसिस पर है। अब जरा इसको समझो कि चैपमैन के अनुसार मोनोपोली कैसे क्या हो गया। चैपमैन ने बोला कि देखो जो मोनोपोली होता है वो चार बेसिस पर होते हैं, मतलब चार तरह का होता है। सबसे पहला क्या होता है, प्राकृतिक एकाधिकार, मतलब जब कोई वस्तु या सेवा प्राकृतिक कारणों से किसी एक देश या क्षेत्र के पास होती है तब उसका एकाधिकार होता है। अगर कोई वस्तु या सर्विस नेचुरल कारण से किसी देश में उपलब्ध है और उस तरह का चीज बाकी कंट्री में बहुत कम उपलब्ध है या नहीं के बराबर है, तो उस कंट्री का क्या होगा, मोनोपोली। फॉर एग्जाम्पल सुनो, अगर सऊदी में है ना, सऊदी में पेट्रोल है, जमीन के नीचे क्या है, पेट्रोल, तो पेट्रोल में एकाधिकार किसका है, किसका है, अरब देश का, सऊदी का, अरब देश का। तो अगर अरब देश के जमीन में पेट्रोल है तो उस पेट्रोल पर उसका क्या है, एकाधिकार। अच्छा, ये जो पेट्रोल आया ये नेचुरली उसके जमीन में आया, कोई भरने दिया पाइप लेके कि नीचे पेट्रोल डाल देते हैं, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर अरब कंट्री के पास पेट्रोल है तो वो प्राकृतिक कारण से वहां पर क्या है, पेट्रोल है, जिसकी वजह से पेट्रोल पर उसका क्या हो गया, मोनोपोली। भारत का प्राकृतिक कारण है जिसकी वजह से यहां पर चाय की खेती होती है, तो चाय में मोनोपोली कौन रखेगा, भारत। चाय में मोनोपोली कौन रखेगा, भारत। तो देखो भारत का चाय उत्पादन एक एकाधिकार है। अब देखो वैधानिक एकाधिकार, लीगल मोनोपोली, जब सरकार किसी व्यक्ति या संस्था को खास क्षेत्र में सेवा देने का कानूनी अधिकार देती है। कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, बोलते हैं कि ये तुम्हारा, हम तुम्हें अधिकार देते हैं, तुम उस पर काम करो, तो वहां पर वो व्यक्ति अपना क्या दिखाता है, मोनोपोली, कि हम अब अकेले हैं, सरकार हमको सब दे दिया करने के लिए, मेरा अधिकार रहेगा। जैसे कलकत्ता बिजली पूर्ति निगम है ना, CESE, कलकत्ता बिजली पूर्ति निगम जो है, पूरा कलकत्ता में बिजली देने का अधिकार किसके पास है, कलकत्ता बिजली पूर्ति निगम के पास है। तो कहीं ना कहीं ये मोनोपोली दिखाएगा कि यहाँ तो मेरा अकेले का अधिकार है ना। जैसे कभी कभी मान लो कोई क्लास में कोई टीचर ने किसी स्टूडेंट को बोल दिया कि पूरा स्टूडेंट को कंट्रोल तुम करोगे, तुम मॉनिटर हो, तो कभी कभी मॉनिटर क्या दिखाता, अपना मोनोपोली, कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिकार किसके पास है, मेरे पास है कि नहीं। बतियाओगे चिल्लाने लगेगा, है ना, बोर्ड में नाम लिख देगा, डराएगा धमकाएगा, लग रहा है टीचर से बड़ा वही है, होता है कि नहीं होता है। तो वहाँ पर वो मोनोपोली अपना दिखाता है। सामाजिक एकाधिकार, जब सरकार सामाजिक कल्याण के लिए किसी कार्यक्रम या सेवा को अपने हाथ में लेती है तो पूरा समाज का कल्याण का जिम्मेदारी कौन ले लिया, सरकार। फिर सरकार का वहां पर मोनोपोली हो जाएगा, एकाधिकार, मेरा अधिकार है कि हम समाज का क्या करें, कल्याण। जैसे सरकारी जन कल्याण जितना भी योजना है। एकीकरण एकाधिकार, जब कई कंपनियां मिलकर, कभी कभी होता है बहुत सारे कंपनी में कंपटीशन है, तो बहुत सारा कंपनी क्या हो गया, मिल गया, अब मिल के काम करेगा, जो मिल के काम करेगा तो क्या हो जाएगा, मोनोपोली। एक दाम बढ़ाएगा यानी सब कंपनी का दाम क्या हो गया, बढ़ गया, सब मिलल है कि नहीं। तो कई कंपनी मिलकर जब भयानक कंपटीशन से बचने के लिए, भयानक कंपटीशन से बचने के लिए क्या करता है,
एक साथ काम करता है तो वहां पर उसका क्या हो जाता है, मोनोपोली। क्या हो जाता है, मोनोपोली। जैसे यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, कोई 200 में पढ़ा रहा है, कोई 250 में पढ़ा रहा है, कोई 300 में, कोई 350 में, 400 में, 500 में पढ़ा रहा है ना। कंपटीशन कर रहा है एक दूसरे से कि हम कम लेंगे ज़्यादा पढ़ाएंगे, हम कम लेंगे ज़्यादा पढ़ाएंगे। भयानक कंपटीशन है। अगर सब टीचर मिल जाए, है ना, जहां भी जाओ एक जैसा दाम लगेगा, तो सब टीचर का क्या हो जाएगा, मोनोपोली। हो कि नहीं होगा? एक दाम बढ़ाएगा सब जगह दाम बढ़ेगा, एक घटाएगा सब जगह घटेगा, तो ऐसा होगा। कार्य के आधार पर वर्गीकरण क्या है? देखो, साधारण एकाधिकार, विभेदात्मक एकाधिकार। कार्य के आधार पर मोनोपोली को बांट दिया गया है। जब एकाधिकारी सभी ग्राहक से अपनी वस्तु या सेवा के लिए एक समान मूल्य लेता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, साधारण एकाधिकार। जब एकाधिकारी, जिस व्यक्ति का अधिकार है, वो जितना भी ग्राहक है, सारे ग्राहक से एक जैसा सामान लेगा, एक वस्तु का एक जैसा मूल्य लेगा, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, साधारण एकाधिकार। लेकिन जहां एकाधिकारी भेदभाव करने लगा, वहां पर क्या कहलाएगा, विभेदात्मक एकाधिकार। तो जब एकाधिकारी अलग अलग ग्राहक या बाजार से अपनी वस्तु या सेवा के लिए अलग अलग मूल्य वसूलता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, विभेदात्मक एकाधिकार। है कि नहीं? जैसे सपोज दैट, मानो हम कह रहे हैं कि अगर आप किसी जगह में जाते हो और वहां का टिकट सबसे एक जैसा लेता है, टिकट का प्राइस सबसे एक जैसा लेता है, तो क्या कहलाएगा, साधारण एकाधिकार। लेकिन अगर टिकट के दाम में भेदभाव है, जैसे आप ताजमहल देखने गए और आपसे लिया 50 रुपया टिकट, लेकिन वही कोई विदेशी आया, बाहर से फॉरेन कंट्री के व्यक्ति आया, वो ताजमहल देखना चाहता है ना, उसका दाम कितना लगा, 200 रुपया। तो यहां पर बोलोगे, यहां पर क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, विभेदात्मक एकाधिकार, है ना। तो जहां भेदभाव होता है उसको क्या बोलते हैं, विभेदात्मक एकाधिकार। अब देखो, मूल्य विभेद और उसके प्रकार क्या हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? मूल्य विभेद का मतलब क्या है, भेदभाव ही तो है ना। मूल्य विभेद, जब कोई विक्रेता एक ही वस्तु या सेवा के लिए अलग अलग ग्राहक से अलग अलग कीमत वसूलता है। जब कोई विक्रेता यानी बेचने वाला एक ही वस्तु या एक ही सेवा के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग दाम लेता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल्य विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बात क्लियर है? तो बताओ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसको बोलेंगे? जब कोई विक्रेता एक ही वस्तु या सेवा के लिए अलग अलग ग्राहक से अलग अलग कीमत वसूलता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल्य विभेद, यानी मूल्य में क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ग्राहक की अलग अलग कीमतों को स्वीकार करने की क्षमता। जैसा भी क्या बोले, ताजमहल देखने के लिए गए हैं, चूंकि भारत के हम लोग हैं, पैसा कम कमा रहे हैं तो कम लग रहा है, वहां विदेश का आदमी पूरा कमा उमा का आता है ना, वो लोग तो पैसा वाला है, तो लोग से पैसा का लेना चाहिए ज्यादा, जिसका पास जैसा क्षमता वैसा लेगा। जैसे कि आप कोचिंग सेंटर में आए हो, अब इस कोचिंग सेंटर में किसी का फीस 200 रुपया होगा, आपको पता नहीं होगा कि कौन 200 दे रहा है, किसी का 250 रुपया होगा, किसी का 300 होगा, किसी का 350 होगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है, जिसका जितना क्षमता वो उस हिसाब से उसे लिया जा रहा है। हाँ, आपको बताए बिना, क्योंकि आपको बता देगा तो फिर आप भी उतना ही दोगे, है ना। फिर किसी का मजबूरी नहीं समझोगे, उसका मजबूरी मेरा नहीं है, हम भी बचाएंगे महीना का 100 रुपया, है कि नहीं, ऐसा आप भी करोगे, इसलिए आपको बताया नहीं जाता। टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, देखो इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को, मूल्य विभेद को बांट दिया गया है कितने भागों में, 3 भागों में, पर्सनल, जियोग्राफिकल, ऑन द बेसिस ऑफ यूज। पर्सनल का मतलब क्या है जी, व्यक्तिगत। इसमें विक्रेता अलग अलग लोगों से एक ही चीज के लिए अलग अलग कीमत वसूलता है। मूल्य भेदभाव व्यक्तिगत है, अगर अलग अलग इंसान से अलग अलग पैसा ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत मूल्य विभेद। कभी कभी क्षेत्र के हिसाब से भी पैसा का भेदभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौगोलिक मूल्य विभेद, है ना। जैसे
आप डॉक्टर के घर में गए और बोले कि डॉक्टर साहब थोड़ा चेक कर लीजिए, डॉक्टर आला उला लगा कैसे से चेक कर रहा, हाँ ठीक है, बोला हाँ अच्छा कोई बात नहीं, तो डॉक्टर आला उला लगा के चेक कर रहा है, बोला ठीक है, तो डॉक्टर ने 50 रुपया लिया और आपका पूरा चेक करके बोल दिया ये सब दिक्कत है ना। तो घर में गए थे इसीलिए, लेकिन वहीं क्लिनिक पहुंच जाइएगा तो एक अलग चार्ज लेगा आपका, है ना। जैसे उसका 500 रुपया चार्ज होगा, 1000 रुपया होगा, जितना भी होगा वो उतना आपसे क्या करेगा, वसूलेगा। तो क्षेत्र के हिसाब से आपसे अलग अलग क्या लिया जा रहा है, पैसा, ऐसा हो सकता है ना। तो देखो भौगोलिक मूल्य विभेद में क्या है, इसमें विक्रेता अलग अलग ग्राहक या क्षेत्र के लोगों से एक ही चीज के लिए अलग अलग कीमत वसूलता है। तो अगर ग्राहक से जो सेलर्स हैं, जो बेचने वाले हैं, वो अलग अलग जगह में उस वस्तु को देने के लिए अलग अलग कीमत वसूल रहा है, तब उसको आप क्या बोलेंगे, भौगोलिक मूल्य विभेद। जैसे एक डॉक्टर अपने घर पर देखने के लिए कम फीस ले सकता है और क्लिनिक में देखने के लिए ज्यादा फीस ले सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। उपयोग के आधार पर मूल्य विभेद, इसमें विक्रेता किसी चीज के अलग अलग उपयोग के लिए अलग अलग कीमत वसूलता है। अच्छा, यूज के हिसाब से भी दाम कम बेसी हो सकता है। जैसे आप बिजली का यूज करते हैं, घर में बिजली चलाते हैं, पंखा उंखा चलता है उससे, तो जो घर में आपका इलेक्ट्रिसिटी आया उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी। डोमेस्टिक है, वो घरेलू कार्यों के लिए है। लेकिन आप कारखाना खोल दिए हैं तो वहां पर जो बिजली आप यूज करेंगे वो होगा कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कॉमर्शियल औद्योगिक बिजली होगा। तो घर में चलाने के लिए आपका 6 रुपया पर यूनिट में बिजली मिल जाएगा, लेकिन वही कारखाना में चलाने के लिए आपको देगा 10 रुपया पर यूनिट। यूज के हिसाब से उसका दाम किसी में कम है, किसी में क्या है, ज्यादा है। तो ये उपयोग के आधार पर क्या हो रहा है, मूल्य विभेद। बात क्लियर है।